हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स। इसके पहले हमने क्या जाना कि त्रिभुज के बारे में हमने जाना। सबसे पहले हमने क्या देखा? रेखाखंड, रेखा, बिंदु। इन सब के बारे में जानने के बाद हम त्रिभुज के बारे में जाने कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के प्रकार हमने देखा। फिर त्रिभुजों की समता हमने देखा। फिर आज हमारा न्यू टॉपिक है चतुर्भुज। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चार रेखा खंडों से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाता है। क्या है? चार रेखा खंडों से बनी बंद आकृति क्या कहलाता है? चतुर्भुज। त्रिभुज में हमने क्या देखा था? वहां पे परिभाषा था कि तीन रेखा खंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। ऐसे यहां पर चार रेखा खंडों से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। ठीक है, इसका एक परिभाषा और इसका देखिए। यदि एक समतल में चार बिंदु इस प्रकार हो कि इनमें से कोई तीन बिंदु संरेख ना हो तो इन चारों बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से प्राप्त आकृति एक चतुर्भुज कहलाता है। परिभाषा में क्या कहा गया कि यदि चार बिंदु इस प्रकार समतल में, जैसे आपका ये क्या है, ब्लैक बोर्ड, ये क्या है? एक समतल है। आपके लिए आपकी कॉपी जो है वो क्या है? समतल है। या कमरे का फर्श वो भी क्या समतल है। ठीक, तो इस प्रकार ये जैसे ब्लैक बोर्ड है, अगर इस पे चार बिंदु इस प्रकार लिया जाए, ये ब्लैक बोर्ड है, ये क्या समतल है, तो इस पर चार बिंदु इस प्रकार लिया जाए कि उनमें से तीन बिंदु क्या हो? संरेख ना हो, तो उनको, उन बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो क्या होगा? चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। तो आइए देखते हैं इसको बना के। ये समतल है हमारा। अब इस पर हम चार पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये समतल है, इस पे चार पॉइंट ले लीजिए। इसको मिला दीजिए। हमने चार पॉइंट लिया इस तरीके से। ये मान लीजिए ए है और ये बी पॉइंट है और ये सी है और ये डी। ठीक है, तो इसको मिला दीजिए। क्रम से इसको क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, हमने इसको पहले मिलाया, फिर इसको मिलाया, फिर यहां से फिर इसको मिला देते हैं ऐसे, और फिर चार पॉइंट हम इस तरीके लेते हैं। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, और एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया। ठीक है, इस तरीके। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये मान लीजिए सी है और ये डी पॉइंट। तो अब मिला दीजिए इसको क्रम से। हमने इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, फिर हमने इसको मिलाया, फिर हमने इसको मिला दिया। तो इस प्रकार हमें क्या मिला? एक चतुर्भुज मिला कि नहीं? हमें क्या प्राप्त हुआ? एक चतुर्भुज। हमने क्या किया? हमने समतल, यानी ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है? एक समतल है। इस पर हमने चार बिंदु इस प्रकार लिया कि उनमें से तीन बिंदु संरेख ना हो। संरेख का मतलब क्या होता है कि तीन बिंदु जो है एक ही रेखा में ना हो। जैसे एक बिंदु यहां हो गया, एक बिंदु यहां हो गया और एक बिंदु यहां हो गया। अगर इनको मिलाओगे तो आप क्या, एक ही रेखा में है, ये कैसे बिंदु कहलाएंगे? संरेख। जब एक ही बिंदु, एक तीन रेखा संरेख हो जाएंगी तो एक, मान लीजिए यहाँ चौथा है, तो कहां बनेगा? चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो इसीलिए परिभाषा में कहा गया कि तीन बिंदु जो है वो संरेख ना हो। जैसे यहाँ पे दो बिंदु संरेख हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन तीन बिंदु जो है वो संरेख ना हो, तो उनको यदि उन बिंदुओं को क्रम से मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? एक चतुर्भुज। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ये हमारा चतुर्भुज बन गया। ठीक है,
अब बात आती है कि चतुर्भुज है तो उसमें क्या भुजा भी होगी, ठीक है, कोण भी होगा, सम्मुख भुजा भी होगी और संलग्न भुजा भी होगा, ठीक है, कर्मागत भुजा भी होगी। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब ये जो रेखाखंड हमने क्या लिया, 4 रेखाखंड, हमने यहाँ क्या लिखा था कि 4 रेखाखंडों से बंद आकृति क्या कहलाता है, चतुर्भुज। तो एक रेखाखंड अगर इसको देखा जाए तो एक रेखाखंड क्या ए बी है, दूसरी रेखाखंड क्या बी सी है, तीसरी रेखाखंड क्या सी डी है और चौथी रेखाखंड क्या है, डी है या ए डी है। तो इन चारों रेखाखंडों को जब हमने मिलाया तो क्या बना, एक चतुर्भुज। तो यही जो रेखाखंड है, अभी इसी को क्या, ये चतुर्भुज जब बन गया तो इसमें क्या एक भुजा का काम कर रहे हैं। ये रेखाखंड जो थे ये इसी के क्या है, भुजा, यानी रेखाखंडों को ही क्या कहते हैं, चतुर्भुज की भुजा कहते हैं, ठीक है, रेखाखंडों को ही क्या कहते हैं, चतुर्भुज की भुजा। तो इसमें एक पॉइंट निकल के आपका आएगा, चतुर्भुज की भुजा, चतुर्भुज की भुजाएं, ठीक है, चतुर्भुज की भुजाएं। पहला पॉइंट हमारा निकल के क्या है, चतुर्भुज की भुजाएं। तो रेखाखंडों को ही क्या, चतुर्भुज, चारों रेखाखंडों के ही क्या, चतुर्भुज की 4 भुजाएं कहेंगे। तो अब रेखाखंड हमें जो जो था, तो हमारी भुजाएं क्या कहेंगे, भुजा ए बी, ए बी कामा बी सी कामा सी डी और कामा डी ए, ये क्या है, ये है भुजाएं, ये क्या है, भुजाएं, ठीक है। ये जो चारों रेखाखंड थे ये क्या है, चतुर्भुज की भुजाएं हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है चतुर्भुज की कर्मागत भुजाएं, चतुर्भुज की कर्मागत भुजाएं। तो चतुर्भुज की भुजाएं जो था, ये जो चतुर्भुज की भुजाएं था, तो इसकी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि किसी चतुर्भुज की रचना करने वाले चारों रेखाखंड क्या कहलाते हैं, चतुर्भुज की भुजाएं कहलाते हैं। किसी चतुर्भुज की रचना करने वाले चारों रेखाखंड उस चतुर्भुज की भुजाएं कहलाते हैं, ठीक है। तो अब है हमारा चतुर्भुज की कर्मागत भुजाएं। तो कर्मागत भुजाएं जैसे एक भुजा ए बी है, उसके बाद क्या है, बी सी। ये ए बी भुजा बी सी की क्या है, कर्मागत है। देखिए ए बी क्या है, बी सी के कर्मागत है, बी सी सी डी इसके कर्मागत है, बी सी के सी डी और सी डी के कर्मागत कौन है, ए बी। ए बी बी सी के कर्मागत है, बी सी सी डी के कर्मागत है और सी डी डी ए के कर्मागत है। तो ये क्या हो गई, कर्मागत भुजा। संलग्न भुजा, संलग्न भुजा आप देख रहे हैं, ये कर्मागत भुजाएं ही क्या है, संलग्न भुजा भी कहलाती हैं। जैसे आपका ए बी भुजा है, इससे लगा हुआ संलग्न भुजा जो होती है उसकी क्या एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ठीक है। तो ये भुजा अगर मिलाएंगे आप तो इसका एक क्या है, ए बी भुजा देखिए और बी सी देखिए, ठीक है। तो इसका क्या एक उभयनिष्ठ बिंदु है, तो ए बी बी सी का क्या है, संलग्न भुजा है। ये क्या है, इसकी संलग्न भुजा है। और बी सी सी डी, बी सी सी डी की क्या है, संलग्न भुजा है। सी डी डी ए की क्या है, संलग्न भुजा है। तो ए बी बी सी, ए बी भुजा ए बी भुजा बी सी की कर्मागत भुजा है। भुजा ए बी क्या है, भुजा बी सी की क्या है, कर्मागत भुजा है।
तो इस प्रकार यदि देखेंगे इसके कितने युग्म होंगे, 4 युग्म। कितने युग्म होंगे, 4 युग्म। जैसे भुजा ए बी, भुजा बीसी की क्रमागत है, एक युग्म ये हो गया। दूसरा युग्म क्या हो जाएगा, भुजा बीसी जो है क्या, सीडी के क्रमागत है। भुजा बीसी भुजा सीडी के क्रमागत हो जाएगा, क्रमागत भुजा है, ठीक है। ऐसे भुजा सीडी ये किसके क्रमागत है, भुजा एडी के क्रमागत है। ऐसे भुजा एडी जो है ये भुजा एबी के क्या है, क्रमागत है। इस प्रकार क्रमागत भुजाओं के कितने युग्म मिलते हैं, 4 युग्म। क्रमागत भुजाओं के कितने युग्म मिलेंगे, 4 युग्म मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको क्रमागत भुजाओं के कितने युग्म मिलेंगे, 4। अब अगला पॉइंट हमारा आता है चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो यहाँ आपने लिखा था तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। बीसी जो है किसके क्रमागत है, सीडी के क्रमागत है, क्रमागत भुजा है, ठीक है। ऐसे ही सीडी जो है वो एडी के क्रमागत है। ऐसे एडी क्रमागत है किसके, एबी की, ठीक है। अब आती है बात चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। तो ये चतुर्भुज एबी के सामने देखिए कौन सी भुजा है, सीडी, और बीसी के सामने कौन सी भुजा है, एडी, ठीक है। तो ये क्या है, इसके सम्मुख भुजा। तो ये जो चतुर्भुज क्रमागत भुजाएं हैं, तो इसकी आप एक परिभाषा कर सकते हैं कि किसी चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। क्रमागत भुजाओं का क्या होता है, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ठीक है। इसी को संलग्न भुजा भी कहते हैं। क्रमागत भुजाओं का क्या, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, लेकिन सम्मुख भुजा में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। सम्मुख चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। देखिए ये ए बी है और यहाँ पे क्या सी डी है, इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु है, लेकिन इस क्रमागत वाले भुजा में आपने क्या देखा, ए बी देखा, फिर सी डी देखा, तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या था, बी था। बी सी सी डी देखा तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या, सी था। सी डी और डी ए देखा तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या था, डी था। ऐसे ए बी और बी सी को देखा तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या था, बी था, ठीक है। इसका उभयनिष्ठ ए बी और बी सी का बी, बी सी और सी डी का सी, सी डी और डी ई का डी, ऐसे ए डी और ए बी का ए, ठीक है। तो इसके उभयनिष्ठ बिंदु है, लेकिन क्रमागत भुजाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। ए बी है, सी डी भुजा यहाँ है, बी सी है, इसके सम्मुख भुजा ए बी, ठीक है। तो ए बी भुजा ए बी की सम्मुख भुजा बीसी, बीसी, ठीक है। ऐसे बीसी नहीं, सॉरी, ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, सी डी,
भुजा CD की, ठीक है। ऐसे भुजा BC की सम्मुख भुजा AD है, ठीक है, इस प्रकार। तो आप AB की सम्मुख भुजा CD, या ऐसा कहिए CD की सम्मुख भुजा AB, या BC की सम्मुख भुजा AD, या AD की सम्मुख भुजा BC। तो किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का दो युग्म पाया जाता है। देखिए एक युग्म ये मिला, AB की भुजा सम्मुख भुजा क्या है CD, और भुजा BC की सम्मुख भुजा क्या है AD है। तो इसका कितना युग्म मिला, दो युग्म मिला। लेकिन क्रमागत भुजाओं के कितने युग्म मिले थे, चार युग्म मिले थे। कितने युग्म, चार। क्रमागत भुजाओं के चार युग्म, और क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। लेकिन चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। इसमें सम्मुख भुजाओं का दो युग्म मिलता है। किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का कितने युग्म मिलते हैं, दो युग्म मिलते हैं। अगला नंबर है हमारा चतुर्भुज के शीर्ष, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा चतुर्भुज के शीर्ष। इसको देखिए, चतुर्भुज के शीर्ष, ठीक है। तो इस चतुर्भुज को आप ध्यान से देखिए, ये रेखाखंड और ये रेखाखंड जहां दोनों मिल रहे हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा जहां पे मिल रहे हैं, ठीक है, वो इसका क्या होता है, शीर्ष होता है। जैसे AD और AB ये कहां पे, यहां पे मिल रहे हैं, तो ये इसके ये क्या है, शीर्ष है। ऐसे AB और BC यहां पे मिल रहे हैं, ये क्या है, B शीर्ष है। ऐसे BC और CD C पर मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इसका शीर्ष है। ऐसे भुजा CD और AD ये क्या है, एक दूसरे को D पर मिलते हैं, तो ये क्या है, इसका शीर्ष है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं कि क्रमागत भुजाओं की किसी चतुर्भुज की कोई दो क्रमागत भुजाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वह इसका क्या कहलाती हैं, शीर्ष कहलाती हैं। किसी चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वह इसका क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। जैसे क्रमागत भुजा AB और BC को हमने देखा, ये कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे थे, एक भुजा AB है और एक भुजा BC, ये एक दूसरे को क्या B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो शीर्ष B हो गया, ठीक। ऐसे भुजा BC और भुजा CD ये दोनों कहां, C पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो C शीर्ष हो गया। ऐसे भुजा CD और AD D पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये आता है बिंदु D है क्या, शीर्ष है। ऐसे AD और AB ये एक दूसरे को कहां A बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो A क्या है, शीर्ष है। इस प्रकार किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, चार। तो लिखेंगे A कामा B कामा C व D चतुर्भुज के चार शीर्ष, ठीक है। क्या है, चार शीर्ष। तो किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। और कैसे प्राप्त होता है, किसी चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही उसका क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है कोण, चतुर्भुज के कोण। चतुर्भुज के कोण, इसको देखिए आप, चतुर्भुज के कोण, ठीक है। हमारा क्या हो गया, भुजा हो गया, समूह भुजाएं हो गए, चतुर्भुज के शीर्ष हो गया। अब नंबर किसका आता है, चतुर्भुज के कोण। तो इसकी परिभाषा आप कैसे कर सकते हैं, किसी चतुर्भुज के दो भुजाएं
जहां पर मिलती हैं उनके बीच जो कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज के कोण के। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं जहां पे मिल रही हैं, जैसे ए बी और बी सी कहाँ मिल रही है, बी बिंदु पर, तो ये वाला कोण क्या है, ये कोण कहलाएगा। ये 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 ठीक है। चतुर्भुज के एक शीर्ष पर जब दो भुजाएं मिलती हैं, चतुर्भुज के एक शीर्ष पर जब दो भुजाएं आके मिलती हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज का कोण कहते हैं। चतुर्भुज के एक शीर्ष पर जब चतुर्भुज की दो भुजाएं आके मिलती हैं किसी शीर्ष पर, ठीक है, किसी शीर्ष, चतुर्भुज के किसी शीर्ष पर जब दो भुजाएं आके मिलती हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है, चतुर्भुज का कोण। तो इस प्रकार चतुर्भुज में कितने कोण बने, 1 2 3 4। चतुर्भुज में कितना कोण बना, 4 बना। कोण एबीसी एक कोण बना, दूसरा कोण बना कोण बीसीडी, और तीसरा कोण बना कोण सीडीए, और चौथा कोण बना कोण डीए, कोण डीएबी। कितने कोण बने, 4, 1 2 3 4। कोण एबीसी, कोण बीसीडी ये वाला, कोण सीडीए ये वाला कोण, और कोण डीएबी ये वाला कोण। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी, कोण सी, और कोण डी, और कोण ए। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको संक्षेप में ऐसे भी लिख सकते हैं इस कोणों को। तो ये हो गया हमारे चतुर्भुज के कोण। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो देखिए चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। ठीक है, जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो उसे क्या कहते हैं, सॉरी, इसका देखिए परिभाषा आप ऐसे कर सकते हैं, किसी चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोई उभयनिष्ठ भुजा ना हो। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या हो, भुजा ना हो। जैसे यहां पे जो कोण बना है ये इस भुजा पे बना है AB पर, ये कोण एक कोण। ठीक है, और ये दोनों कोण कहां बना है, भुजा CD पर बना है। ऐसे BC पर ये बना है दोनों कोण, और AD पर ये दोनों कोण। तो ऐसे दो कोण जिनकी कोई उभयनिष्ठ भुजा ना हो उसको क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन आप ऐसे सीधा आप इसको समझ सकते हैं, कोण A के सामने कौन कोण है, C है। ऐसे कोण D के सामने कौन है, B है। तो इसके क्या है, सम्मुख कोण है। कोण A का सम्मुख कोण कौन है, कोण B है, कोण C है। या कहिए कोण C का सम्मुख कोण कौन है, A है, तथा कोण B का सम्मुख कोण कौन है, कोण D। कोण B का सम्मुख कोण D है, या कहिए कोण D का सम्मुख कोण B है। ठीक है, तो इसके कितने योग मिले, सम्मुख कोण का कितना योग मिला, 2, एक ये मिला और एक ये मिला। ठीक है, सम्मुख कोण के कितने योग मिले, 2। आप परिभाषा हमने बताया आपको कि किसी चतुर्भुज के दो ऐसे कोण जिनकी कोई उभयनिष्ठ भुजा ना हो। तो हमने देखा ये कोण इसकी कोई उभयनिष्ठ भुजा है,
ये इस भुजा पर बना है और ये वाला इस भुजा पे बना है, कोई निश्चित भुजा इसकी नहीं है, ठीक है। और नहीं, आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, इसके सामने ये है, सी के साथ ए के सामने सी, या सी के सामने ए, या बी के सामने डी, या डी के सामने बी, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। ऐसे समूह भुजा भी आप क्या सीधा सीधा इसको समझ सकते हैं। समूह भुजा, इस भुजा के सामने कौन बन रहा है, ये क्या इसका समूह भुजा है। एडी के सामने की कौन है, ये भुजा है, तो इसके इस क्या है, समूह भुजा है, ठीक है। तो ये तो हो गया चतुर्भुज के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब एक इसमें एक पॉइंट और बचता है हमारा, चतुर्भुज के कोण, नहीं चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण। अब इसमें आपको बताना है चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से और बताइए चतुर्भुज का विकर्ण कौन सा है। आप ए बिंदु को आप यहां से ऐसे मिला दीजिए इसको, ठीक है, और बी बिंदु को डी से मिला दीजिए इस तरीके से। तो ये जो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण, ठीक है। और ये भी क्या है, विकर्ण। अर्थात किसी चतुर्भुज में कितने विकर्ण पाए जाते हैं, 2 विकर्ण पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए विकर्ण कौन कौन सा मिला, एक विकर्ण है कितने विकर्ण मिलते हैं, 2 विकर्ण। पहला है AC और दूसरा है BD। एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण कौन सा है, BD है। या विकर्ण AC कहिए, या विकर्ण CA कहिए, या विकर्ण BD कहिए, या विकर्ण DB कहिए। तो किसी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या कर सकते हैं आप, किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है वही उसका क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। देखिए किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को, तो हमने सम्मुख शीर्ष जैसे ए था, इसके सम्मुख कौन था, सी, तो इसको मिलाया, तो ये जो मिला रेखाखंड ये क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। ऐसे हमने बी शीर्ष को डी से मिलाया तो ये रेखाखंड मिला, तो ये भी क्या है, विकर्ण है, ठीक है। तो परिभाषा हम कर सकते हैं कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा, किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। आया समझ में। तो आशा करते हैं आपको ये परिभाषाएं समझ में आई होंगी, आप चतुर्भुज के बारे में जान चुके होंगे। तो अब हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। क्या देखेंगे, चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार हम कल बताएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।